हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं वो डिजिटल हो गई। पहले भी चलती थी चीज़ें, तो किसी भी स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी स्थान की खोज करने के लिए, खोज करने के मतलब इट मीन्स उसकी स्थिति जानने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उनका नाम है अक्षांश और देशांतर, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश की परिभाषा इस प्रकार से है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, पहली परिभाषा तो ये हो गई कि भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा ये है साइंटिफिक रूप से कि भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है अक्षांश। ठीक है, कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। ये परिभाषा आप लोग याद रखना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि अक्षांश होता क्या है। तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा किस प्रकार से होती है? देखिए, ये पृथ्वी है, मान लो ये भूमध्य रेखा है। अब इस स्थान से 1 डिग्री के कोण पर कोई स्थान है, तो 1 डिग्री इस स्थान से 1 डिग्री के कोण पर मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस प्रकार से इसे बोलते हैं अक्षांश। जैसे मान लो 65 डिग्री को मिलाना है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से 65 डिग्री ये हो गई, और भूमध्य रेखा से अगर इस तरफ चांदा रख करके इस तरफ देखें तो ये भी 65 डिग्री हो गई। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखा जो होती है वो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, उसे हम जब देखते हैं तो भूमध्य रेखा से और दूर ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इनका जो आकार है, इस रेखा का जो आकार है, इस रेखा की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे इन रेखाओं का आकार जो है, अक्षांश रेखाओं का आकार ये छोटा होता चला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ा यहाँ पर है, फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, इन रेखाओं का आकार छोटा होता जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनता है? भूमध्य रेखा वाला वृत्त बनता है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। बात करते हैं इनके बीच की दूरी को। ठीक है, तो इनके बीच की यानी कि अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को या दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जितने भी अक्षांश होते हैं उन्हें कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इनके दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में, उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये याद रखिएगा। बात करते हैं ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है, बात करते हैं ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं। पहली बात करते हैं अक्षांश कितने हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे कुल अक्षांश। ग्लोब पर कुल अक्षांश, तो हम कुल अक्षांशों की बात करें तो वो मिलते हैं हमें 181 अक्षांश मिलते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं? एक तो ये पृथ्वी है, एक तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है, इसके उत्तर में 90 अक्षांश है और इसके दक्षिण में 90 अक्षांश है, तो ये होते हैं 90
प्लस 90 और प्लस में ये 0 डिग्री वाला अक्षांश, ये भी एक कहलाएगा। 90 अक्षांश उत्तर की तरफ, 90 अक्षांश दक्षिण की तरफ, और एक अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश वाला, तो टोटल कितने हो गए? 181 अक्षांश हो गए। अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाएं, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं हैं 179। कितनी है? 179, 189, 179, 179 है। ये किस प्रकार से है 179? क्योंकि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, वो रेखा ना हो करके क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट या फिर हम कह सकते हैं बिंदु के रूप में है, इसीलिए इन्हें अक्षांश रेखा की गिनती में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो टोटल अक्षांश 181 है, अक्षांश रेखाएं हैं 179 है। ठीक है, याद रखिएगा। यह था अक्षांशों के बारे में नॉर्मल जानकारी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्षांशों के बारे में दो फैक्ट। 179 हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर लिख लेना, ये ग्लोब पर पूर्ण वृत्त होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, ऐसे पूरे गोल ऐसे। आगे बात समझ में, ये पूर्ण वृत्त होते हैं, इनके बीच के स्थान के, यानी कि यहाँ पर लिख लो दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, अक्षांशों के मध्य की दूरी, अगर हम दूरी की बात करें तो औसतन जो दूरी मानी जाती है, औसत रूप से एवरेज जो दूरी मानी जाती है दो अक्षांशों के बीच, वो मानी जाती है 111 किलोमीटर। लेकिन अगर हम देखें तो इस दूरी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा के जो अक्षांश होते हैं, इनके बीच में जो दूरी मिलती है हमें, वो 110.32 नहीं, 110.58 किलोमीटर, 110.58 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ध्रुवों की बात करें, ठीक है, तो ध्रुवों के जो ध्रुव होते हैं वहां पर जो अक्षांश मिलते हैं, उनके बीच की जो दूरी मिलती है वो मिलती है 111.70 किलोमीटर, 111.70 किलोमीटर। वहां पर ये इतनी दूरी क्यों मिलती है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर से चपटी है। याद रखिएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ, ध्रुवों पर से क्या है? चपटी है, तो उनके बीच में जो स्पेस होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बात हो गई 181 कुल अक्षांश होते हैं, 179 लाइंस होती है, ग्लोब पर पूर्ण वृत्त होते हैं, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर देखी जाती है, भूमध्य रेखा पर यह दूरी 110.58 किलोमीटर है, ध्रुवों पर यह जो दूरी है वो 111.70 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ग्लोब पर कौन कौन से अक्षांश हैं, तो पॉइंट लगाइएगा। ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश, अक्षांश की परिभाषा देख लीजिएगा। लिखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश की। कौन सा अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं। इसे हम और भी अन्य नामों से जानते हैं, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये जो होती है वो पृथ्वी के बीचों बीच होती है,
पृथ्वी के बीच या मध्य में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अक्षांशों की शुरुआत यहीं से होती है। इसके उत्तर में जो अक्षांश मिलते हैं उन्हें उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसके दक्षिण में जो अक्षांश मिलते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। चलिए, ये तो हो गई। अब ये इसका काम क्या है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तर वाला जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। इसके दक्षिण में जो भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पर सूर्य दिन वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, वो हमने पिछली कक्षाओं में कवर कर लिया है, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये पृथ्वी पर खींचा गया, पृथ्वी पर खींचा गया, पृथ्वी पर खींचा गया वृहत्तम वृत्त है। सबसे बड़े, अगर हम वृत्त की बात करें तो पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन है, 0 डिग्री अक्षांश है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षांश अगर हम देखें तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो कौन सा होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश का पहले हम नाम जान लेते हैं। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से। ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। इसके उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट पर जो अक्षांश रेखा मिलती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कह सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है अक्षांश रेखा वो है 23 डिग्री 30 मिनट। ये उत्तरी थी, लेकिन ये कौन सी है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये मिलती है दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर, ठीक है, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। चौथी अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा की तो वो मिलती है हमें आर्कटिक वृत्त, वो मिलती है हमें आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें 66.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कौन सा अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसे हम उपध्रुवीय वृत्त भी कह सकते हैं। उपध्रुवीय, ये कौन सा है, उत्तरी उपध्रुवीय वृत्त, ठीक है, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है 5वें नंबर का अंटार्कटिक वृत्त। ये मिलता है हमें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये पृथ्वी है, यहाँ पर 66.5 डिग्री पर जो हमें मिलता है उत्तरी गोलार्ध में वो मिलता है हमें आर्कटिक। कौन सा मिलता है, आर्कटिक वृत्त। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो मिलता है हमें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वो मिलता है हमें अंटार्कटिक वृत्त मिलता है, ठीक है, समझते हुए चलेगा। बात करें हम अक्षांश की, महत्वपूर्ण अक्षांश की, तो 2 अक्षांश और हैं, ठीक है, 6वां और 7वां, ठीक है। देखता हूँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। 6वां जो अक्षांश है उसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। कौन सा अक्षांश कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये मिलता है हमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 7वां हमें मिलता है दक्षिणी ध्रुव और ये हमें मिलता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है।
पृथ्वी के उत्तरी कोने पर मिलेगा हमें उत्तरी ध्रुव, और इसके दक्षिण कोने पर मिलेगा हमें दक्षिणी ध्रुव। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अक्षांश है पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है। ये चीजें थी, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने बोल बोल करके बता दिया है, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया अक्षांश। अब हम पढ़ते हैं देशांतरों के बारे में, ठीक है। अक्षांश केवल इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी इनके बारे में जो डिटेल है कि सूर्य कब चमकता है, कब नहीं चमकता, इन पर किस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, वो सारी चीजें मैंने पिछली कक्षा में बता दी है। अगर आप चाहो तो पृथ्वी की गतियां नाम से जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम देशांतरों की। देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। देशांतर की परिभाषा भी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से अक्षांश की परिभाषा थी, कि ग्रीनविच रेखा से, ये है पृथ्वी, इसके बीचों बीच से गुजरती है एक रेखा, उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली बीचों बीच से खींची गई रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। ये एक ही तरफ है। दूसरी तरफ अगर हम इसे देखते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। जैसे मान लो ये ग्रीनविच है, इसे हम 90 डिग्री पर लेके चले, ठीक है। जैसे हम 10 डिग्री पर लेके चले, ये 10 डिग्री हो गया और ये 10 डिग्री हो गया, तो इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कही जाएगी देशांतर रेखा, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बारे में 2-4 फैक्ट हैं, वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि देशांतर रेखाएं हैं कितनी, तो देशांतर रेखाएं हैं 360 देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। बात करते हैं हम, ये वृत्त होते हैं या अर्धवृत्त होते हैं, तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, ठीक है। ये ग्लोब है, इसके केवल एक भाग पर ही ये मिलती हैं, ठीक है, अर्धवृत्त होती हैं। इसके पीछे वाला जो भाग मिलता है हमें, यानी कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर के समान देशांतर जो डिग्री है उनको अगर हम मिलाएंगे तो एक पूर्ण वृत्त बनता है। लेकिन देशांतर अगर अकेले की बात हो रही है तो ये एक अर्धवृत्त होता है। शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके बीच की दूरी को, ठीक है। तो दो देशांतरों के बीच की जो स्थान होता है, जो दूरी होती है, ठीक है, जो स्पेस होता है, उसे हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच का स्थान गोरे कहलाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर इनकी दूरी बढ़ती जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इनकी दूरी कम होती जाती है। यानी कि इन दोनों के बीच में, दो अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक दूरी जो मिलेगी हमें, वो मिलेगी भूमध्य रेखा पर। दो अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जो दूरी मिलेगी हमें, वो मिलेगी भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम दूरी जो मिलेगी, जिसे हम 0 किलोमीटर कह सकते हैं, वो मिलेगी हमें ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ठीक है। ध्रुवों पर ये मिलती है 0 किलोमीटर। बाकी 60 डिग्री अगर हम अक्षांश के आसपास की बात करें तो यहाँ पर जो दूरी मिलेगी दो देशांतरों के बीच में, वो मिलेगी 55.80 किलोमीटर। 40 डिग्री देशांतरों के बीच में, ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जाता है, वो मिलेगी हमें 85.40 किलोमीटर। और जीरो डिग्री अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश पर इनके बीच की जो दूरी मिलती है 132 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर मिलती है। अगर पूछेगा तो 0 किलोमीटर वाली पूछेगा और 90 डिग्री 0 डिग्री वाली पूछेगा और 90 डिग्री वाली पूछेगा।
अगर ज्यादा ही डीप में जाएगा तो इन दोनों में से पूछ लेगा, याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देशांतर रेखाओं को जो पढ़ा जाता है वो मैप के अनुसार पढ़ा जाता है, ठीक है। ये मान लो एक मानचित्र है, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी होती है गोल। जब पृथ्वी को एक पेज पर लाते हैं जैसे, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन करना, ठीक है। तो हम इसे पेज पर लाते हैं तो बीच बीच में हम खींचते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, इस रेखा से पूर्व की ओर 180 देशांतर होते हैं और इसके पश्चिम की ओर 180 देशांतर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 180 और 180 ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही। अगर इस कागज को इसे मोड़ करके मिलाएंगे तो ये दोनों 180 वाली मिल जाएंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 180 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये दो दो नहीं होती, ये कितनी होती है, केवल एक एक ही होती है। और बाकी जितने भी देशांतर हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे दो दो होते हैं। इधर भी 10 डिग्री 5 डिग्री है तो इधर भी 5 डिग्री है, इधर भी 10 डिग्री है तो इधर भी 10 डिग्री है। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर जितने भी देशांतर है वो संख्या में 2 हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 360 हो गए, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए बात करते हैं, ध्रुव से ध्रुव तक मिलते हैं ये ग्लोब पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ग्रीनविच रेखा होती क्या है, ठीक है। इतनी बात हो गई कि देशांतर कितने होते हैं। 2 देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं, पूर्ण वृत्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच जो रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, इसका दूसरा नाम है मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा, ठीक है। या इसका तीसरा नाम है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींचा गया है। कहां से खींचा गया है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से। कहां से खींचा गया है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से, ग्रीनविच वेधशाला से खींचा गया है, ठीक है इसे, ठीक है। अगर हम इस ग्रीनविच रेखा के पूरब की ओर जाते हैं, यानी कि इस तरफ अगर हम जाते हैं तो समय में वृद्धि होगी, समय में वृद्धि होती है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी और अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी आएगी, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी होगी। हमारा जो भारत देश है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। इसका मतलब ग्रीनविच रेखा से अगर हम भारत की तरफ आएंगे तो समय में वृद्धि होगी। अर्थात हम अगर देखें तो भारत का जो समय है, जो मानक समय है, वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। याद रखिएगा कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। क्यों, क्योंकि जो भारत है वो ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ स्थित है, ठीक है। ये गुजरती कहाँ कहाँ से है ये हम देख लेते हैं एक बार। ये गुजरती है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया। सुनते जाइएगा, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना, बुर्किना फासो व अंटार्कटिका से गुजरती है, ठीक है। बात करें हम कि ये ग्रीनविच रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ये एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती है, तो एक अफ्रीका में एक खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। और ये गिनी की खाड़ी कौन से महासागर में खुलती है,
अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से महासागर में खुलती है? अटलांटिक महासागर में। अर्थात ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महासागर में मिलती है? अटलांटिक महासागर में मिलती है। ठीक है, तो ये थी ग्रीनविच समय रेखा की बात। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका जो काम होता है वो समय ज्ञात करना भी होता है। अक्षांश तो हमने देख लिया, लेकिन देशांतर के बिना, अक्षांश तो बताता है स्थिति और देशांतर के बिना हम किसी भी स्थान का समय नहीं जान सकते। ठीक है, तो समय जोन व मानक समय हम देखते हैं। ठीक है, समय जोन व मानक समय, इसके बारे में हम बात करते हैं कि समय जोन क्या होता है, मानक समय क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसे कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। देशांतर टोटल कितने हैं? 360। ठीक है, तो इन 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। अर्थात प्रत्येक टाइम जोन के भीतर कितने देशांतरों का अंतराल है? 15 देशांतरों का अंतराल है। ठीक है, तो आप 24 को 15 से गुणा करके देख लीजिए। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 30 और 6 36, ये 360 हो गई। मतलब पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है और प्रत्येक टाइम जोन के बीच कितने देशांतरों का अंतर है? 15 देशांतरों का अंतर है। कितने देशांतरों का अंतर है? 15 देशांतरों का अंतर है। और अगर कोई भी देश अगर अपने देश का समय जोन निर्धारित करेगा तो वो आधा घंटे के अंतराल पर करेगा। आधा घंटे के अंतराल पर, आधा घंटे के अंतराल पर, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 डिग्री 30 मिनट के जो देशांत होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 देशांतर तो ये हो गए, और एक देशांतर का आधा भाग मिला करके टाइम जोनों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आधा घंटे हो गया टोटल। देखो 7 गुणा 4 और 30 का प्लस 2, 7 चौक 28 और प्लस 2 हो गया कितना? आधा घंटा। अब ये आधा घंटा कैसे आया? तो मैं बता देता हूं कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। इसका मतलब जो सूर्य है वो देशांतर से देशांतर गति करेगा। प्रतिदिन किस प्रकार से गति करता है? देशांतर से देशांतर गति करता है। पहले भी बताया था मैंने, सूर्य गति नहीं करता है, पृथ्वी घूमती है अपने घूर्णन पर। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो देशांतर से देशांतर गति करता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। 4 मिनट का, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर वाला स्थान सूर्य के सामने कितने मिनट में पहुंचता है? 4 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, तो इसी तरह जो भारत का जो देशांतर है वो कितना कहा गया है? 82.5 डिग्री कहा गया है। अभी देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। और 0 डिग्री देशांतर से ये 5.5 घंटे किस प्रकार से आ गया है। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर 0 समय है। ठीक है, 82.5 को गुणा करते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, कितनी मिनट हो गई? 328 मिनट तो ये हो गई, और आधा मिनट यानी कि 2 मिनट ये हो गई, प्लस 2 330 हो गई। इसको गुणा करते हैं। चलिए, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 6 चौका 24, 6 पंजू 30, 300 मिनट तो ये हो गई। ठीक है, और 30 मिनट ये हो गई। 300 प्लस 330 ही तो होते हैं ना, तो आ गई बात। कितने घंटे हैं? 6 पंजू 30 और ये 30, यानी कि 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, अच्छी तरह समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए, विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। सूर्य को प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और कोई भी देश अगर अपने देश का समय, मानक समय निर्धारित करना चाहता है तो कितने घंटे के अंतराल पर करेगा? आधा घंटे के अंतराल पर करेगा, अर्थात 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के अंतराल पर करेगा। अपना भारत का जो अक्षांश हम कह सकते हैं
टाइम जोन है वो भी 7 डिग्री 30 मिनट के अंतराल पर है। 7 डिग्री और 30 मिनट को अगर हम 11 बार गुणा करते हैं तो ये आता है 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया समय जोन और मानक समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक रेखा की और बात करते हैं, देशांतरों में एक रेखा और पढ़ते हैं, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या करती है, पूरे विश्व को 2 कैलेंडर जोनों में बांटती है। कितने जोनों में बांटती है, 2 कैलेंडर जोनों में बांटती है। क्रमागत कैलेंडर में अगर 180 को अगर हम देखते हैं, ये 180 है और ये 0 डिग्री हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके इस तरफ जाएंगे तो एक दिन कम हो, ये बढ़ जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन का लाभ होगा। लाभ किस प्रकार से होगा, ये मानचित्र है। ठीक है, इस प्रकार का मानचित्र होता है, इसके बीचों बीच से 0 डिग्री गुजर रही है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अगर हम इससे चलते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं और जैसे ही हम 180 डिग्री को पार कर लेते हैं यानी कि इस तरफ पहुंच जाते हैं तो हमें एक दिन का लाभ होता है। अगर यहाँ पर गुरुवार है तो यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। बस ये फैक्ट याद रखना है, यहाँ पर गुरुवार है तो जैसे ही हम 180 डिग्री को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे तो एक दिन का लाभ हो जाएगा। मतलब गुरुवार से हम बुधवार में चला जाएंगे, यानी कि हमने गुरुवार तो पूरा जी लिया, लेकिन हम जैसे ही इसको पार करेंगे तो एक दिन का हमें लाभ हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। हम फिर से बुधवार में चले जाएंगे और हमें दोबारा से गुरुवार में जीने का मौका मिलेगा। ठीक है, और हम इससे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए इसे पार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें एक दिन की हानि हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर गुरुवार थे, यहाँ पर बुधवार था। ठीक है, बुधवार से हम जैसे ही 180 डिग्री देशांतर को जंप करके उधर गए तो हम कहाँ पर पहुंच गए, गुरुवार के लास्ट में पहुंच गए। मतलब हमें एक दिन का हानि हो गया। हमारा जो एक दिन था, बुधवार और गुरुवार के जो लास्ट समय था उसके बीच का जो समय था 24 घंटे, वो सारे पार हो गए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ग्रीनविच रेखा से यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, और जैसे हम पार करते हैं तो हमें एक दिन का लाभ होगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए हम 180 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो हमें एक दिन की हानि होती है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, फैक्ट बेस्ड चीजें बताई हैं, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है। ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, ठीक है, वो भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।